नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 6, 7, 8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है और अब तो फलोदी के सट्टा बाज़ार ने भी कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी का खाता खुल सकता है। ना केवल खाता खुल सकता है, बल्कि 2 से लेकर 3 सीटें तक हासिल हो सकती हैं। ये तब की बात है जब कि अभी चीज़ें साफ नहीं हैं, आने वाले दिनों में कुछ और चीज़ें साफ होंगी। तो बीजेपी के लिए ये एक दुःख की खबर हो सकती है। हालाँकि अशोक गहलोत के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि सट्टा बाज़ार के अनुसार उनके बेटे वैभव गहलोत सिरोही जालोर सीट में पिछड़ रहे हैं। कांग्रेस को जिस एक सीट पर आगे बताया जा रहा है, वो चूरू की सीट है। यानी वहां भी अगर चूरू में भी मान लीजिए कांग्रेस जीत गई, तो उसका श्रेय बीजेपी से आए राहुल कसवा के सर भी बंधेगा। ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग बात है। दूसरी खबर है रविंद्र भाटी को लेकर। रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय के रूप में बाड़मेर में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। एक सेट दाखिल कर दिया है क्योंकि मुहूर्त था आज, और बाकी 3 सेट कहा जा रहा है कि 4 अप्रैल को दाखिल करेंगे। तो बीजेपी की धड़कनें बढ़ गई हैं, कैलाश चौधरी की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि साफ-साफ उनके रविंद्र सिंह भाटी के साथ राजपूत वोट बैंक है, दूसरी जातियों का वोट बैंक है। सर्व समाज की बैठक में उन्होंने जनता के बीच जाकर ये फैसला जनता का था कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए। रात के 12-12, 1-1 बजे तक लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, और जिस ढंग से वहां पर 2 ढाई लाख राजपूत वोट है, जो बीजेपी के पास नहीं जाएगा अगर रविंदर सिंह भाटी खड़े होते हैं, तो इसका सीधा फायदा उमेदाराम बेनीवाल, जो कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी से कांग्रेस में आए हैं, उनको मिल सकता है, और कैलाश चौधरी की हालत खराब हो सकती है। दोनों जाट हैं, उमेदाराम और कैलाश चौधरी, तो स्वाभाविक है कि अपनी अपनी जाति के आधार पर आप वोट नहीं जीत सकते। जाति का जितना वोट मिलेगा उसमें प्लस जोड़ना पड़ेगा, और प्लस में फिर प्लस जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी एक नया सिरदर्द बीजेपी के लिए बन गए हैं बाड़मेर जैसलमेर सीट से। और कहा जा रहा है कि जैसे शिव से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, तो जनता ने चुनाव लड़ा था। इस बार भी जनता उनका लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, ऐसा वहां के लोकल लेवल के पत्रकार बता रहे हैं। और बहुत भारी उत्साह है। 26 साल का नवयुवक पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ता है, और बीजेपी और कांग्रेस के खास तौर से भारी भरकम दिग्गज नेताओं को मात देकर विधानसभा पहुंचता है। तो क्या अब लोकसभा का रास्ता भी इसी तरह से जाता खुलता दिखता है? और अगर वो चुनाव नहीं जीते, तो कम से कम इतनी व्यवस्था कर देंगे कि बीजेपी वहां चुनाव नहीं जीते, कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर चला जाए। ऐसे आमतौर पर लोगों का कहना है। नागौर की सीट को लिया जाए, वहां हनुमान बेनीवाल को सट्टा बाजार पिछड़ता हुआ बता रहा है, लेकिन जमीन के हालात जब बता रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस के ज्यादातर विधायक, जीते हुए विधायक और हारे हुए विधायक भी, यानी नेता सब जुड़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहां जाट और दलितों के बीच में एक कॉम्बिनेशन बनाया था हनुमान बेनीवाल ने, जो इस बार विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर रावण का सहयोग लेने के कारण कुछ जगह टूटा, कुछ जगह ठीक ठाक रहा। अगर उसको वो वापस ग्लू को, उस गोंद को एक साथ करने में कामयाब होते हैं, तो बड़ा फायदा हनुमान बेनीवाल को मिल सकता है, जो गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ मिलकर। फिर वहां पर 2.5-3 लाख मुसलमान हैं, और मुस्लिम वोट 90-95% हनुमान बेनीवाल के पक्ष में जाएगा, क्योंकि मुसलमान उसी कैंडिडेट को वोट देगा जो बीजेपी को हराने की क्षमता रखता है। और यहाँ बीएसपी का तीसरा कैंडिडेट है जो राजपूत है। तो कुछ राजपूत वोट मिल जाते बीजेपी को, वो सहारा भी जाता रहेगा। अब ज्योति मिर्धा की निगाहें यूनुस खान पर है, उस यूनुस खान पर जो कि वसुंधरा के समर्थक माने जाते हैं, और इस कारण उनका टिकट काट दिया गया था विधानसभा चुनाव में, और उन्होंने नागौर की एक विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और ठसके से जीत कर आए। कुछ लोग कह रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है, हनुमान बेनीवाल और वसुंधरा के बीच में 36 का आंकड़ा रहा। यूनुस खान वसुंधरा के समर्थक हैं, तो क्या इस नाते बीजेपी कोई गेम खेल सकती है कि यूनुस खान को मनाया जाए, वसुंधरा के माध्यम से मनाया जाए, और वसुंधरा भी तैयार हो जाएगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल चुनाव अगर हारते हैं तो वसुंधरा का एक राजनीतिक हिसाब चुकता हो जाएगा।
कुछ लोग कह रहे हैं कि यूनुस खान के साथ मुसलमान वोट नहीं जाएगा, मुसलमान तो जाएगा उसके साथ जो बीजेपी को हराए, क्योंकि ये आर-पार की लड़ाई है, ये ध्रुवीकरण का है, रिवर्स पोलराइजेशन वर्सेस पोलराइजेशन का मुद्दा है, तो कुछ लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। तो खैर वहाँ चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। अमराराम को लेकर बड़ी गहमा-गहमी है शेखावटी में। शेखावटी की दरअसल तीनों सीटों को लेकर बड़ी गहमा-गहमी है। बृजेंद्र ओला भारी पड़ रहे हैं शुभकरण चौधरी पर, ऐसा कहा जा रहा है झुंझुनू में। सीकर में अमराराम को गठबंधन में सीट दी गई है, जिसका फायदा अगर सीकर में नहीं मिला कांग्रेस को तो गंगानगर में जरूर मिल जाएगा, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। और चूरू से जो सियासी हवा के थपेड़ जो चले हैं, उनके थपेड़े क्या बीजेपी को शेखावटी की दूसरी सीटों पर उनके थपेड़े सहने पड़ेंगे, ये भी दिलचस्प है। लेकिन यही थपेड़े दक्षिणी राजस्थान में कांग्रेस को झेलने पड़ रहे हैं। भीलवाड़ा भले ही सीपी जोशी आ गए हो, दामोदर गुर्जर को शिफ्ट कर दिया गया हो राजसमंद में, लेकिन भारतीय आदिवासी पार्टी झुकने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है। और बागीडोरा की जो विधानसभा सीट है, उस पर भी कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार नहीं रखा है। कांग्रेस किसी तरह मनुहार कर रही है कि उदयपुर से अपने कैंडिडेट को भारतीय आदिवासी पार्टी वापस ले ले, और फिर जो डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीट है, वहां पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार ना तो घोषित किया है, ना ही आगे घोषित करेगी, यानी गठबंधन में वो सीट चली जाएगी। ये मसला अभी तक हल होता दिखाई नहीं दे रहा है। अपने आप में एक दिलचस्प चीज है। तो कुल मिलाकर राजस्थान में बीजेपी के नेता भी अंदर खाने मान रहे हैं कि 5-6 सीटें उनकी फंस गई हैं। कांग्रेस भी मान रही है कि 5-6 सीटें पर उनको अच्छी खासी बढ़त हासिल होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 4-5 सीटें कांग्रेस ने अपनी बिगाड़ भी ली, उस पर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन के जरिए आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।